होंडा इंडिया को लेके सीरियस नहीं है। ऐसी ही कुछ बात भारत के आम कार बायर के मन में बैठी हुई है और इसीलिए हमें कुछ इस तरीके के कमेंट्स देखने को मिलते हैं। क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था जब होंडा के पास 7 से 8 गाड़ियों की पोर्टफोलियो थी। एक वक्त ऐसा भी था जब होंडा इंडिया के तीसरे सबसे बड़े कार मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड थे। लेकिन आज की डेट में होंडा के पास सिर्फ 3 कार्स की पोर्टफोलियो है और उसके अंदर भी वो 2 तो सेडान्स ही बेचते हैं। और ये जो होंडा की तीनों गाड़ियां हैं, इनकी भी जो सेल्स है वो कोई खास नहीं है। यानी कि होंडा की प्रेजेंस इंडिया के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा श्रिंक हो चुकी है। लेकिन क्या ये स्टैट्स ये भी दिखाते हैं कि होंडा भारत को लेकर सीरियस नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लगता। एटलीस्ट 22 तारीख को होंडा की इन 2 गाड़ियों के लॉन्च पे जाने के बाद तो बिल्कुल नहीं लगता। उल्टा ये लगने लगा है कि होंडा ने अपनी कमर कस ली है इंडिया में अपनी वापसी को लेकर। क्योंकि होंडा इन दोनों गाड़ियों के लॉन्च वाले दिन ही ये वादा भी कर चुकी है कि वो अगले सिर्फ 1 साल के अंदर 6 नए कार लॉन्चेस करने वाले हैं और एक सब 4 मीटर एसयूवी भी वो लेकर आने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बड़े क्लेम्स हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं इन दोनों गाड़ियों को डिकोड तो करूंगा ही, साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि क्या होंडा को ZR-V की जगह कोई और गाड़ी लेकर आनी चाहिए थी, और ये भी समझेंगे कि ये जो होंडा का 6 से 7 गाड़ियां लाने का प्लान है, इससे होंडा के फ्यूचर पे क्या असर पड़ने वाला है इंडिया के अंदर। इस वीडियो को मैंने इन 3 पार्ट्स में बांटा है और इसीलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ZR-V की। सबसे पहले समझते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स को और प्रोज से चालू करते हैं। इस गाड़ी का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रो है वो है इसका 2 लीटर का EHEV हाइब्रिड सेटअप। देखो, ये पावर ट्रेन निकालती है 184 PS की पावर और 315 Nm का टॉर्क, और ये नंबर्स काफी इंप्रेसिव हैं। लेकिन जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लग रही है वो है इस गाड़ी की माइलेज। होंडा क्लेम कर रही है कि इस गाड़ी की फ्यूल माइलेज 22.8 किलोमीटर पर लीटर की निकल के आने वाली है। ये उनका क्लेम है। अब क्लेम तो सभी ब्रांड्स बहुत ज़्यादा बड़े बड़े करते हैं। क्लेम करते हैं 20 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज, निकल के आती है 10 किलोमीटर की माइलेज, है ना। लेकिन ऐसा हाइब्रिड्स के साथ नहीं होता है। जैसे अगर हम इसी गाड़ी की बात करें तो इसकी जो रियल वर्ल्ड माइलेज निकल कर आ रही है वो इसकी क्लेम्ड माइलेज से काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। क्योंकि यूके के टॉप गियर ने इस गाड़ी की रियल वर्ल्ड माइलेज टेस्ट करके बताई है 18.9 किलोमीटर पर लीटर की। ऑस्ट्रेलिया के कार एक्सपर्ट ने बताई है 18.5 किलोमीटर पर लीटर की, और न्यूजीलैंड के ड्रिवन कार गाइड ने बताई है 17.5 किलोमीटर पर लीटर की। यानी कि जिन देशों में ये गाड़ी ऑलरेडी बिक रही है वहां पर इस गाड़ी की जो रियल वर्ल्ड माइलेज है वो 17 से 19 किलोमीटर पर लीटर के आसपास है, जो कि क्लेम नंबर से काफी ज्यादा पास है। अब ये हो कैसे पा रहा है? क्योंकि जो नॉर्मल पेट्रोल इंजन हैं वो तो काफी बेकार माइलेज निकाल के देते हैं क्लेम नंबर के मुकाबले। चलो समझते हैं। देखो, ये जो थर्मोडायनामिक्स के एटकिंसन साइकिल पे चलने वाले GDI इंजन होते हैं जो ज्यादातर बिजली बनाने के काम में लिए जाते हैं, यानी कि जब ये हाइब्रिड सेटअप के अंदर होते हैं तब इनकी पीक थर्मल एफिशिएंसी नॉर्मल पेट्रोल इंजन के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि ज्यादा एनर्जी हीट के फॉर्म में वेस्ट नहीं होती है। जैसे ये चार्ट देखो, एक नॉर्मल टिपिकल पेट्रोल इंजन 20 से 30% की थर्मल एफिशिएंसी ही निकाल पाता है। वहीं पर पीक थर्मल एफिशिएंसी निकाली है चाइना के एक इंजन ने, जो कि डोंगफेन ने बनाया है, और ये एक हाइब्रिड सेटअप के अंदर मिलता है। इस इंजन ने अचीव करी है 48% की पीक थर्मल एफिशिएंसी। और अगर मैं होंडा के 2 लीटर वाले इंजन की बात करूं जो कि इनके हाइब्रिड सेटअप में आता है, तो हाइब्रिड ZR-V में मिलने वाले इस इंजन की जो थर्मल एफिशिएंसी है वो है 41%, जो कि टोयोटा के टॉप टियर हाइब्रिड इंजन जितनी ही है। यानी कि ये गाड़ी इंजीनियरिंग वाइज काफी ज्यादा सॉलिड होने वाली है। इस गाड़ी का जो दूसरा प्रो है वो है इसके अंदर खूब सारे बटन्स का मिलना। आज के जमाने में जहां पर गाड़ियों के अंदर टच स्क्रीन के अंदर AC के कंट्रोल्स मिल रहे हैं, होंडा ने अपनी ह्यूमन फर्स्ट फिलॉसफी को बहुत अच्छी तरीके से होल्ड करके रखा है और वो इस गाड़ी के अंदर हमें देखने को मिलता है। AC के लिए बटन्स हैं, वॉल्यूम नॉब्स दिए गए हैं, ड्राइव सिलेक्टर्स फिजिकल वाले दिए गए हैं, यानी कि फिजिकल बटन्स की भरमार है। आप गाड़ी चलाते टाइम बिल्कुल भी नीचे मत देखो, तब भी आप अपनी गाड़ी के ऑपरेशंस को कर पाओगे अदर देन ड्राइविंग। तीसरा प्रो है इस गाड़ी के इंटीरियर्स की क्वालिटी। वैसे मैंने ZR-V के लॉन्च पर कई सारे मीडिया वालों के ओपिनियंस लिए थे। किसी को इस गाड़ी के इंटीरियर्स का डिजाइन पसंद आया था तो किसी को नहीं, लेकिन एक बात से किसी ने भी इनकार नहीं करा, और वो ये कि इस गाड़ी के जो इंटीरियर्स की क्वालिटी है वो टॉप नॉच है। इस गाड़ी के अंदर आप जहां मर्जी छू लो, आपको सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट टच मटेरियल यूज होता हुआ ही दिखाई देगा, और सॉफ्ट टच मटेरियल्स भी काफी ज्यादा हाई क्वालिटी वाले, वो जो इकोनॉमी कार्स में मिलते हैं वो वाले नहीं। मतलब गाड़ी प्रीमियम प्राइस पर आएगी तो आपको प्रीमियम वाली फील भी मिलेगी अंदर बैठ के। चलो अब बताता हूँ कि मुझे क्या क्या कमियां लगी हैं इस गाड़ी के अंदर। पहला कौन है वेंटिलेटेड सीट्स का ना होना। वैसे इस गाड़ी को देखने का बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल पाया मुझे, क्योंकि लॉन्च इवेंट पे बहुत ज्यादा लोग होते हैं, एज आई सेड बिफोर। पर जितना भी मैंने इस गाड़ी के बारे में पता है और जितना भी मैंने बाकी लोगों से पूछा है जो कि इस इवेंट पे मौजूद थे, सबसे मुझे यही आंसर मिला है कि गाड़ी के अंदर वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है। ये गाड़ी एक CBU इंपोर्ट होने वाली है, यानी कि इस गाड़ी का जो प्राइस है वो अंदाजन 40 लाख रुपए के आसपास हो सकता है, ये अंदाजा लगाया जा रहा है अभी। पर फिर भी अगर सीट्स के अंदर वेंटिलेशन नहीं मिल रहा है तो ये एक कंसर्निंग बात है ब्रांड के लिए, क्योंकि इस फैक्ट की वजह से कुछ लोग इस गाड़ी की तरफ आने से रुक सकते हैं, इवन दो इसकी इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरा कौन मुझे लगा इस गाड़ी की रेयर सीट के अंडर थाई सपोर्ट में। इस गाड़ी की पिछली सीट और फ्लोर के बीच में डिस्टेंस मुझे काफी कम लगा, जिस चलते रेयर सीट पर पैसेंजर को या तो अपने पैरों को बिल्कुल फैला के बैठना पड़ेगा या फिर वो नी अप पोजीशन में बैठेगा। यानी कि अगर लॉन्ग ड्राइव्स पे कोई लंबा इंसान है तो वो पीछे कंफर्टेबली नहीं बैठ सकता। थर्ड कौन मुझे लग रहा है इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन।
इस गाड़ी की इंफोटेनमेंट स्क्रीन मेरे हिसाब से काफ़ी छोटी है। देखो, मैं कोई स्क्रीन्स का फ़ैन नहीं हूँ, आप लोग जानते हो, लेकिन मैप को ठीक से देखने के लिए या फिर यूआई को ठीक से एक्सपीरियंस करने के लिए 10 से 11 इंच या फिर हद से हद 12 इंच की स्क्रीन तो चाहिए ही चाहिए। और इस गाड़ी की जो स्क्रीन है वो 9 समथिंग इंचेस की है, जो मेरे हिसाब से थोड़ी सी छोटी है। एक कौन मुझे इसके गेयर सिलेक्टर में भी लगा। होंडा ह्यूमन फर्स्ट फिलॉसफी पर काम करती है और इन गाड़ियों के अर्गोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा शानदार होते हैं और ZR-V के भी हैं, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया। लेकिन फिर भी इन्होंने गेयर सिलेक्ट करने के लिए गेयर नॉब की जगह पुश बटन्स दिए हैं। गेयर लीवर ज़्यादा इंट्यूटिव होता है और बिना देखे गेयर डालना बहुत ज़्यादा आसान होता है। अगर आपको बटन्स के थ्रू गेयर डालने पड़ते हैं तो एक बार को थोड़ी देर के लिए आपको नज़र नीची करनी पड़ेगी। और ना, मैंने एक चीज़ देखी है, ये जो ऑटोमेटिक शिफ्ट वाले गेयर्स होते हैं ना, जैसे वो क्रिस्टल दे देते हैं या फिर बटन दे देते हैं, ये उतने फास्ट नहीं होते हैं। बाकी हमें देखना पड़ेगा कि इस गाड़ी के अंदर ये कितनी अच्छी तरीके से काम करते हैं। मेरे ख्याल में ठीक से ही करेंगे वैसे तो। इसके अलावा ऑल व्हील ड्राइव का ना होना भी मुझे एक कमी लगी। वैसे तो ZR-V के अंदर ऑल व्हील ड्राइव मिलता है इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर, लेकिन वो इंडिया के अंदर ऑल व्हील ड्राइव वाली ZR-V लेकर नहीं आ रहे हैं। वो सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव वर्जन के अंदर इस गाड़ी को लेकर आएंगे। 30 से 50 लाख का ये जो ब्रैकेट है, इसके अंदर जो भी SUVs मिलती हैं, इंपोर्टेड हो या फिर इंडिया में बन रही हो, उनमें ऑल व्हील ड्राइव या फिर 4x4 का ऑप्शन मिल जाता है। फिर चाहे आप कोडियक की बात कर लो, फॉर्च्यूनर की या फिर MG मैजेस्टर जैसी गाड़ियों की। तो कंपटीशन के हिसाब से तो इस गाड़ी के अंदर भी ऑल व्हील ड्राइव होना चाहिए था मेरे हिसाब से। वैसे ऑनेस्टली इंडिया के अंदर लोगों को 98% ऑफ द टाइम्स ऑल व्हील ड्राइव की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, लेकिन वो लोग जो एक बड़ा अमाउंट दे रहे हैं एक मास मार्केट कार ब्रांड की गाड़ी के लिए, उनको वो 2% वाली दिक्कत भी नहीं चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ ऐसी भी है जो मेरे हिसाब से तो कौन नहीं है, लेकिन एक आम इंडियन बायर के हिसाब से हो सकती है, और वो है सनरूफ की कमी। इंडिया में सनरूफ को लिटरली लग्जरी से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन लग्जरी का असली मतलब होता है वो चीज़ें जो आपको आराम दे, और शायद इसी गाड़ी के अंदर सनरूफ नहीं आती, क्योंकि सनरूफ आपको आराम नहीं देती है। गर्मी के मौसम में वो गर्मी ही लगाएगी आपको, चाहे पर्दा भी डाल दो ऊपर तब भी थोड़ी थोड़ी गर्मी आती रहती है। और इसीलिए कई ऐसी गाड़ियां हैं जो कि प्रीमियम होने के बावजूद भी सनरूफ के बिना आती हैं, जैसे कि ऑक्टाविया VRS या फिर ये ZR-V खुद। और भी कुछ गाड़ियां पास्ट में रही हैं जिनमें सनरूफ नहीं थी, लेकिन उनका प्राइस टैग 50-60 लाख रुपए था। और ये गाड़ियां मेजरली यूरोपियन मार्केट से इंपोर्ट होती हैं, जैसे कि ऑक्टाविया VRS भी वहीं से आती है, ZR-V भी वहीं से आती है, और इन दोनों के अंदर सनरूफ नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि जो यूरोप के कस्टमर होते हैं ना, वो अपनी प्रीमियम गाड़ियों के अंदर भी सनरूफ की डिमांड नहीं करते, क्योंकि उनके हिसाब से ये एक लग्जरी फीचर नहीं है, ये उनको आराम नहीं पहुंचा रहा है, रादर उनको गर्मी लगवा रहा है। इवन दो यूरोप के अंदर आसमान भी नीला है आज तक और गर्मी भी कम है, तो इसीलिए मेरे हिसाब से तो सनरूफ का ना होना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब वीडियो के दूसरे पार्ट पे बढ़ते हैं और थोड़ी बहुत होंडा सिटी की बात भी कर लेते हैं। थोड़ी इसलिए क्योंकि मैं इस गाड़ी की बहुत यार डिटेल्ड वीडियो लेकर आने वाला हूँ मीडिया ड्राइव के बाद। तो फिलहाल बात कर लेते हैं उन चेंजेस की जो कि होंडा ने इस गाड़ी के अंदर करे हैं। तो सिटी के अंदर सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस चेंज है इस गाड़ी का डिजाइन। सामने से इस कार का लुक पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया है। फ्रंट से अगर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि इस गाड़ी का सिर्फ फेसलिफ्ट नहीं करा है, बल्कि जनरेशन ही चेंज कर दी है। लेकिन अगर आप इस गाड़ी को प्री फेसलिफ्ट के साथ कंपेयर करोगे ना, तो आपको दिखाई देगा कि ना तो फेंडर चेंज हुआ है फ्रंट वाला, ना तो हुड चेंज हुआ है। बस आगे का जो प्लास्टिक का पार्ट है, जो हेडलाइट्स हैं, उन्हीं को चेंज किया गया है, फेंडर्स को बिल्कुल अपनी जगह पर रखते हुए। यानी कि पूरी की पूरी कोशिश करी गई है कि R&D पे पैसा कम खर्च हो और प्रोडक्शन लाइन पर ज्यादा चेंजेस ना करने पड़े, जहां पर अगेन पैसा कम खर्च होता है। और इसीलिए ये वाली बात काफी ज्यादा काबिले तारीफ है कि एक भी फेंडर या फिर बोनेट वगैरह को चेंज करे बिना ही इस गाड़ी के फ्रंट लुक्स को इतना ज्यादा चेंज कर दिया गया है। होंडा सिटी सिर्फ इस मिड लाइफ फेसलिफ्ट के साथ ही वर्ना, स्लाविया जैसी गाड़ियों से काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड लगने लगी है। अब अपडेटेड और अप मार्केट तो लग रही है, लेकिन क्या मुझे ये पसंद भी आ रही है, इस बात का जवाब मैं ड्राइव के बाद ही दूंगा। क्योंकि यार सच बोलूँ तो गाड़ियाँ ना अपने नेचुरल हैबिटेट यानी कि रोड पर ही ज़्यादा समझ आती हैं कि उनकी प्रेजेंस कैसी है। ये बंद दीवारों के अंदर समझ नहीं आती है। ऐसी गलती मैं पहले भी कर चुका हूँ। मैंने देखा, गाड़ी को जज करा और मुझे बाद में ज़्यादा पसंद आई थी। अंदर जो चेंजेस है अगर मैं उनकी बात करूँ तो फीचर वाइज इसके अंदर अब 360 डिग्री कैमरा मिलने लगा है, वेंटिलेटेड सीट्स मिलने लगी हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मिलना इसमें। वायरलेस चार्जर भी अब फैक्ट्री फिटेड वाला आने लगा है, पहले वो एक्सेसरी टाइप का होता था जिससे कप होल्डर बंद हो जाते थे। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मिसिंग थी इस गाड़ी के अंदर वो अब इसके अंदर ऐड कर दी गई हैं और ये ज़रूरी था। तो डिज़ाइन बदलने से लेकर कुछ मिसिंग इंपॉर्टेंट फीचर्स को ऐड करने तक कई ज़रूरी अपडेट्स होंडा ने सिटी के अंदर करे हैं। लेकिन ये अपडेट्स रियलिटी में कैसे फील होते हैं, इन पर्सन कैसे फील होते हैं, वो मैं आपको ड्राइव के बाद बताऊंगा, एज आई सेड बिफोर। और आपको ना मेरी ड्राइव वाली वीडियो के लिए स्पेशली वेट करना चाहिए, क्योंकि जो इस गाड़ी का प्री फेसलिफ्ट वर्जन है, यानी कि ये वाली गाड़ी जो अब तक मिल रही थी, ये गाड़ी मेरे पास 1 महीने तक रही है और अभी गई है इसी महीने। और इसीलिए मुझे इस गाड़ी के सस्पेंशन, इंजन और ड्राइव ट्रेन वगैरह के बारे में बहुत ज़्यादा पता लग गया है। और अगर आप स्पेशली CVT कार लेने वाले हो तो भी ज़रूर रुकना, क्योंकि इस गाड़ी को मैंने पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली चलाया है और मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई है, जिसके थ्रू मैं आपको हेल्प करने वाला
वाला हूँ उस वीडियो के अंदर। तो चलो अब वीडियो के थर्ड पार्ट पे बढ़ते हैं, यानी कि आखिर होंडा अब इंडियन मार्केट को लेकर क्या प्लान कर रहे हैं, वो इंडिया को लेकर कितने ज़्यादा सीरियस दिखाई दे रहे हैं और उनके इन फैसलों का इम्पैक्ट उनकी ग्रोथ पर या फिर इंडियंस के लिए क्या होने वाला है। होंडा के इंडिया प्रेसिडेंट एंड सीईओ ताकाशी नाकाजिमा सान ने ये वादा किया है कि वो इस साल यानी कि 2026-27 में 6 नए लॉन्चेस करने वाले हैं, जिसमें से कई गाड़ियां हाइब्रिड पे फोकस करेंगी। अब इसमें से 2 गाड़ियां तो ऑलरेडी आ चुकी हैं, यानी कि ZR-V एंड सिटी का अपडेट। एक ईवी आएगी यानी कि जीरो अल्फा कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक एसयूवी, जिसकी टेस्टिंग ऑलरेडी चल रही है इंडिया के अंदर। इसके बाद होंडा एलिवेट का फेस लिफ्ट भी आने वाला है और उसे मिड लाइफ अपडेट्स मिलने वाले हैं। देखो एलिवेट को आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सिर्फ 3 साल हुए हैं, और अगर होंडा इस गाड़ी का मिड लाइफ अपडेट लेकर आ रही है तो वो वक्त से पहले ही लेकर आ रहे हैं उसको, यानी कि अब वो अपनी प्रोग्रेस को लेकर और इंडिया की ऑडियंस को लेकर काफी सीरियस दिखाई दे रहे हैं। पर होंडा को मेरी एक हिदायत है, जो जरूरी चेंजेस वो सिटी के अंदर कर रहे हैं या फिर एड ऑन्स कर रहे हैं वो तो उनको एलिवेट में करने ही चाहिए। साथ ही साथ एलिवेट के एनवीएच लेवल्स को भी ठीक करने की जरूरत है उनको। देखो कंपटीशन के मुकाबले सिटी के एनवीएच लेवल भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। अगर हम वर्ना से भी कंपेयर करें तो सिटी के अंदर थोड़ी सी आवाज ज्यादा आती है, लेकिन इतनी नहीं कि आपको दिक्कत होने लग जाए। आप 120-130 की जो हाईवे की स्पीड्स होती हैं उनमें भी सिटी के साथ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, आपको शांत ही लगती है गाड़ी बहुत ज्यादा। लेकिन एलिवेट को लेकर लोगों की शिकायतें ये रहती हैं कि उसके एनवीएच लेवल्स एक्सप्रेसवे वाली स्पीड्स पर थोड़ा सा परेशान करते हैं। ऑल्सो अब मेरे हिसाब से वक्त आ गया है कि एलिवेट के अंदर भी हाइब्रिड लेकर आया जाए। होंडा के हाइब्रिड्स को ना टोयोटा से भी बेटर माना जाता है इंडिया के अंदर, क्योंकि इनका जो 1.5 वाला हाइब्रिड सिस्टम है वो 4 सिलेंडर के साथ आता है, वहीं टोयोटा का 1.5 वाला आता है 3 सिलेंडर के साथ, यानी कि इस गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन लॉन्ग टर्म के अंदर भी बिल्कुल नहीं होने वाली है। इसका मतलब होंडा के पास एक टेक्नोलॉजिकल एज है और उसका इस्तेमाल उन्हें एलिवेट के अंदर जरूर करना चाहिए। अच्छा, होंडा की एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये भी है कि वो 2028 के अंदर एक सब 4 मीटर एसयूवी लेकर आने वाले हैं, और ये गाड़ी न्यू कार बायर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि होंडा एक रिलायबल ब्रांड है और नए कार बायर्स को मैं ऐसी गाड़ियां ज्यादा रिकमेंड करता हूँ। होंडा की भारत को लेकर बढ़ती हुई सीरियसनेस यहाँ से भी दिखाई देती है कि वो शायद से इसी साल 1 या फिर 2 लेजेंडरी कार्स और भी ला सकते हैं। लेजेंडरी कार से मेरा मतलब अकॉर्ड, सिविक टाइप आर या फिर CR-V जैसी गाड़ियां। हमें यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरत ये है कि ना तो वो ZR-V, ना सिविक और ना ही CR-V वो अपनी मार्केट बढ़ाने के लिए लेकर आ रहे हैं। वो गाड़ियाँ ज़्यादा नहीं बिकेंगी, हम सब जानते हैं और ये होंडा भी जानता है, लेकिन फिर भी होंडा इन्हें इंपोर्ट करने का प्लान कर रही है। ऐसे ही ऑक्टाविया को भी लेकर आया गया था, जिसकी सिर्फ 100 यूनिट्स बेची गई थी यहाँ पर। इस तरीके की गाड़ियाँ ब्रांड्स पैसे कमाने के लिए या फिर अपनी मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए नहीं लेकर आते हैं, बल्कि ये इनके हेलो प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से इनकी मास मार्केट गाड़ियों की सेल्स बढ़ती है। इसका प्राइम एग्जाम्पल है टोयोटा। इंडिया के अंदर टोयोटा की छोटी सी छोटी गाड़ी की ब्रांड वैल्यू ना काफी ज्यादा बड़ी है, और इसका एक एग्जाम्पल हमें हाई राइडर और ग्रैंड विटारा के कंपेरिजन से दिखता है। ग्रैंड विटारा पर ही बेस्ड है हाई राइडर, वैसे एक तरीके से देखा है तो सारी की सारी वही वाली क्वालिटी है जो ग्रैंड विटारा के अंदर मिलती है, वही फ्लिमजी प्लास्टिक है, वही बॉडी की जो क्वालिटी है वैसी ही है, लेकिन फिर भी हाई राइडर की सेल्स ग्रैंड विटारा से काफी ज्यादा होती है। और वो इसलिए क्योंकि टोयोटा अपनी LC300, प्राडो, कैमरी, वेलफायर जैसी गाड़ियां या तो लेकर आ रखे हैं इंडिया के अंदर, या वो टाइम टू टाइम लाते रहते हैं, इंपोर्ट करते रहते हैं मतलब, जिसकी वजह से जो आम कार बायर है जिसको गाड़ियों के बारे में ज्यादा नहीं पता, वो इनकी गाड़ियों को सड़कों पर देखता है, इन बड़ी बड़ी हाथी जैसी गाड़ियों को सड़कों पर देखता है, और उसके दिमाग में ये वाली बात बैठती है कि होंडा कोई छोटी गाड़ी बनाने वाला ब्रांड नहीं है। ये छोटी गाड़ियां बना रहा है, लेकिन ये दुनिया की कुछ सबसे एडवांस कार्स भी बनाता है, और वो एसोसिएशन आम आदमी चाहता है अपनी छोटी गाड़ी के अंदर भी। और अगर हम होंडा की बात करें तो वो भी कोई टोयोटा से पीछे नहीं है प्रीमियम गाड़ियां बनाने के मामले में। उनके पास कई सारी प्रीमियम कार्स हैं वो जो इंडिया के अंदर लेकर आ सकते हैं। स्पेशली अगर मैं इस वक्त की बात करूं तो मेरे हिसाब से उनको ZR-V नहीं लानी चाहिए थी, रादर टाइप आर लेकर आनी चाहिए थी। उस गाड़ी की सेल्स धड़ल्ले से होती। ZR-V को लेकर मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, क्योंकि कई सारी ऐसी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर मुझे कम लग रही हैं जो इंडियंस डिमांड करते हैं। लेकिन टाइप आर एक पेट्रोहेड्स की गाड़ी है और इंडिया के रफ्तार के चाहने वाले उसको ज़रूर खरीदते हैं। तो ये थे कुछ अपडेट्स और मेरे ओपिनियंस होंडा की नई गाड़ियों को लेकर और उन गाड़ियों को लेकर जो कि आने वाली हैं। होंडा के बारे में और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है वो ज़रूर कमेंट्स के अंदर छोड़ के जाना। इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए। जब आप इस वीडियो को व्हाट्सएप वगैरह पर भी शेयर करोगे ना तो इससे हमारी रीच बढ़ती है। थैंक यू।